बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस का चैप्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी एमडीकेट के अंदर टॉपिक्स इंक्लूडेड है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। आपको इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लॉ ऑफ सीक्रिएशन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वन शॉट, आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है कि किस तरीके से बच्चों चेंजिंग्स होती हैं, किस तरीके से वो कलर होगा। अगर जो मदर है उसकी आंखें ऐसी हैं, फादर की ऐसी हैं, तो बच्चा कैसा पैदा होगा। ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट होने वाली है। तो जो चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद डियर दुआ को भी सपोर्ट कीजिएगा और टीच दुआ बायोलॉजी को भी अच्छी खासी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इनहेरिटेंस का कंप्लीट चैप्टर की दुनिया घुमाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होती है। बच्चों ये एक तरह की बायोलॉजी की ब्रांच होती है जहां पर आप पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में और उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं और क्या क्या इनहेरिटेंस होता है। ये सारा हम आज पढ़ेंगे। क्या दिया है, माँ बाप हमें क्या देते हैं, उसके बाद कैसे दिया है, क्यों दिया है, नहीं देना चाहिए था, उसके बाद हम बिल्कुल उनके जैसे क्यों नहीं है, हमें उनके जैसा होना चाहिए, हम पैदा ही उनमें से हुए, तो क्यों हमारे हाथ उनके जैसे क्यों है, हमारा जो आंखें हैं वो उनके जैसे क्यों है, हम उनकी तरह क्यों दिखते हैं। तो ये सारा हमें बताते हैं, हेरिडिटी बताती है। हम उसके जैसे क्यों हैं, कौन सी तो चीज थी जिसकी वजह से हम भी उनके जैसे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी कॉपी नहीं है, लेकिन उनका जो है मिरर वो हम हैं। तो इस तरीके से ऐसा क्यों हुआ है, हम उनके जैसी कॉपी होना चाहिए था, उनके जैसा चेहरा, उनकी जैसी आंखें, वाई हम ऐसे क्यों नहीं हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज बताऊंगी। हम ऐसे इस वजह से नहीं है, हेरिडिटी की वजह से, हेरिडिटी की वजह से हम ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें वेरिएशंस आ जाती हैं। जब जीन फ्यूज हो रही होती हैं, गैमेट्स फ्यूज हो रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाती है, चेंजिंग्स आ जाती है वहां पर। उन वेरिएशन की वजह से अगर माँ ब्लैक है, फादर भी ब्लैक है, तो बच्चा भी ब्लैक हो गया। उसके बाद अगर हमें अलग अलग आंखें करवानी है तो आंखें करवाने के लिए हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ेगी, यानी कि किसी और मेल का गैमेट उठाकर उसके अंदर जो जीन है, आप एक जीन उठा लें, उस जीन को उसके अंदर इंसर्ट करें, तो बच्चा बिल्कुल उसकी आंखें उसके जैसी होंगी। अब बच्चों देखिए, क्यों हमारी बाजू है, हमारे क्यों हाथ है, हमारे कान भी अपने माँ बाबा की तरह, ऐसा क्यों है। तो ये सारा हमारी किसकी वजह से, हमारी हेरिडिटी की वजह से, हमारी विरासत में हमें जीन मिलती है। जैसे कि एक बीमारी जो है वो हमारे ग्रैंडफादर को है, तो वो हमारी मदर के अंदर वो ट्रांसफर हुई है, लेकिन वो मदर के अंदर नहीं हुई, उसके अंदर ऐसी जीन आ गई है। अब वो जो बीमारी है वो आगे उसके ग्रैंडसन को, उसके बेटे को वो बीमारी होगी। अगर वो माँ के अंदर है, माँ उसका शिकार है, अगर वो फादर के अंदर है, तो वो सीधा किसके अंदर ट्रांसफर होगी, उसकी डॉटर के अंदर ट्रांसफर होगी। तो ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। ये तो मैं अभी आप लोगों को बस बता रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आप ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ये चीज आपने देखनी है। अब मैंने यहाँ 3 सवाल लिखे हैं कि क्या दिया है माँ बाप ने हमें, कैसे दिया है, क्यों दिया है, क्या जरूरत थी, उसके बाद हम बिल्कुल 100% उनके जैसे क्यों नहीं है। ये देखें, ये एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वेरिएशन के बारे में, चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हेरिडिटी, हमारा मटेरियल हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से हमारी जनरेशन जो होती है वो हमारे सिमिलर ही होती है। उसके हाथ होते हैं, उसके पाँव होते हैं, उसके पैर होते हैं, उसका नाक होते हैं, उसके कान होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप के गैमेट फ्यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें कोई वेरिएशन आ जाती है, इस वजह से हम उनके जैसे नहीं है। उसके बाद इनहेरिटेंस, ये सारे सवालों के जवाब आपको दे रही है। उसके बाद हेरिडिटी क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ना, हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी एक तरह की ट्रांसमिशन होती है, मतलब कि एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन होती है, जिसके अंदर एक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से चीज ट्रांसफर होती है दूसरी जनरेशन है। अब देखो भाई, तुम्हारे ग्रैंडफादर को था कैंसर,
उसके बाद वो तुम्हारे फादर के अंदर नहीं गया तो याद रखिएगा उसके बच्चे के अंदर जरूर होगा, फादर के बच्चे के अंदर वो कैंसर जरूर होगा। तो इस तरीके से बीमारियां अगर एक में शो नहीं हुई तो दूसरे में लाजमी शो होंगी, पर वो बीमारी होगी जरूर अगर तुम्हारी हेरिडिटी के अंदर मौजूद है। अगर तुम्हारे रात को तुम कहीं जाते हो, रात को तुम्हें कुछ नजर नहीं आता तुम्हारे ग्रैंडफादर को, याद रखिएगा वो तुम्हारे फादर के अंदर अगर वो बीमारी नहीं है तो वो तुम्हें होगी, तुम्हें रात को कुछ नजर नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। उसके बाद हमारे पास है इनहेरिटेंस। व्हाट अबाउट मैम यू से द इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फेनोमिना है जिसके अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँ, अगर कोई माँ है वो किसी बीमारी का शिकार है, नहीं फॉर एग्जाम्पल माँ भी बीमारी का शिकार है, बाप भी बीमारी का शिकार है, मैरिज लाइन के ऊपर है, सो स्टूडेंट्स उसका जो बच्चा होगा वो भी इफेक्टेड होगा। सही है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद है वेरिएशन चेंजिंग्स क्या होती हैं? डिफरेंस करेक्टर इंडिविजुअल इन द सेम स्पीशी, सेम स्पीशी के अंदर डिफरेंट करेक्टर नजर आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन चेंजिंग्स बोलते हैं। उसके बाद है डीएनए। मैम अब देखिए भाई, डीएनए और जीन का आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों का नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता, आगे मत पढ़े। उसके बाद है डीएनए और जीन। भाई डीएनए क्या होता है? डीएनए एक लॉन्ग हेरिडिटी मॉलिक्यूल होता है। डीएनए इट इज अ लॉन्ग क्या होता है? हेरिडिटी मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। यानी हमारा जो डीएनए है, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा लिया है, उसने पाला है, अब फॉर एग्जांपल उस बच्चे को टेस्ट करवाना है, उसको फील हो रहा है कि जैसे मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, तो वो कैसे पहचानेगा? तो वो अपने डीएनए से पहचानेगा, वो डीएनए टेस्ट कराएगा, तो अगर वो उनका बच्चा होगा तो भाई डीएनए उनके जैसा होगा। अगर वो किसी और का बच्चा है तो डीएनए तो भाई उसका ही होगा जिसका वो बच्चा है। तो ये चीज आपने याद रखनी, डीएनए से पहचान सकते हैं उस बच्चे को। डीएनए एक लॉन्ग हेरिडिटी मॉलिक्यूल होता है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसे सिंपलीफाई हम बोलते हैं डीएनए कहते हैं। देखो भाई उसके बाद है जीन। जीन क्या होता है? बहुत आसान है, देखें। अब भाई देखो जीन स्पेशली एक तरह का सेगमेंट होता है। क्या? जीन एक तरह का स्पेशल सेगमेंट होता है डीएनए का जो कैरी करता है पर्टिकुलर ट्रेट्स को कैरी करता है और फंक्शंस करवाता है। ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं आपका डीएनए कोई काम का ही नहीं है, अगर मैं आपसे ये कहूं आप मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे मैम डीएनए के अंदर तो काफी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फिर आप कैसे बोल रही है वो काम का नहीं है? तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, 98% जो होता है वो हमारे काम में नहीं आता, लेकिन वो हमारा डीएनए को सपोर्ट जरूर देता है। बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी तो भाई रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखें ये क्या है? एक तरह का डीएनए। अब याद रखिएगा अब ये जो डीएनए है आप लोगों ने सुना है ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। कभी आपने देखा है डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो गया हो? ऐसा तो भाई आरएनए के केस में ही होता है। तो यहाँ पर डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। अब हम क्या करवाने वाले? डिवीजन करवाने वाले। देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये एक डीएनए है, दिस इज योर डीएनए। देखें यहाँ पर डीएनए। अब डीएनए का अगर हम एक धागा ले, उस धागे को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्या है? बिफोर डिवीजन है, अभी डिवीजन नहीं हुई, अभी होने वाली है, काम होने वाला है, थप्पड़ पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखें ये क्या है? धागा है। धागा क्या है? क्रोमेटिन है। अभी डिवीजन नहीं हुई, डिवीजन होगी। क्या है? बिफोर डिवीजन है। उसके बाद 8 डिवीजन, अब डिवीजन हो गई, ये गैमेट्स फ्यूज हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज यहाँ पर देखें ये क्रोमेटिन है, ये क्या है? बिफोर डिवीजन, ये 8 डिवीजन हो गया। अब एक डीएनए जो है उसकी जो जीन का साइज होता है वो 2.1 होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद देखिए भाई जो डीएनए होता है उसका जो 98% उसका जंक होता है, जो कि डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड। अगर हमारा डीएनए स्टेबल नहीं होगा तो हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन स्टेबल करेगा? तो 98% डीएनए का जो हिस्सा होता है वो जंक, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि डीएनए का 98% जंक होता है, जंक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जंक्शन। और ये जो 2% होता है ये क्या होती है? जीन होती है। जीन एक बहुत छोटी चीज है, ये एक तरह का फ्रेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है 2% डीएनए का, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? गैमेट्स है।
अब मेल के पास क्या होगा, स्पर्म होगा, फीमेल के पास क्या होगा, ओवम होगा या एग होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटोसोम कैरेक्टर। अब ऑटोसोम कैरेक्टर वाले वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहकर काम कराते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब सेक्स तो दो ही होते हैं, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। उसके बाद एलील। अब एलील क्या होती है, ये चीज याद रखिएगा, दो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन सेम जीन होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ होते हैं सम जीन, उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं, या हम कहते हैं एलियोमॉर्फिक पेयर कहते हैं। उसके बाद अब देखो, अगर हम बिफोर की बात करें, इंसानों को पता ही नहीं था इंसुलिन कैसे बनानी थी। भाई क्या होता था, अमीर लोग खरीद लेते थे तो गरीब लोग बेचारे ऐसे ही मर जाते थे। इंसुलिन कभी कभी बॉडी के अंदर फंक्शन कर करके बॉडी इंसुलिन बनाना छोड़ देती है, तो उसके लिए पहले जमाने के अंदर वो जो गोड्स होती थी उनका लिवर में से इंसुलिन बनाई जाती थी, और पता नहीं कितने लिवर को खत्म कर कर एक बंदे की एक दिन की इंसुलिन बनती थी। अभी क्या हो गया, अभी जनरेशन टू जनरेशन, साल टू साल बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन आ गई है। अब तो एआई भी आ गया है, तू ऐसे पूछ तुझे ऐसे जवाब मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, पहले की बात और अभी की बात में बहुत फर्क है। उसके बाद क्या हुआ, हमने बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन आके हजारों इस तरीके से मार्केट के अंदर क्या इंसुलिन मौजूद है। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ऐसे ही अगर बिफोर की बात करें, अब फिर आफ्टर हो जाता है, फिर शक्ल देखो हमारी। उसके बाद ये क्या है, वाइल्ड कोड। अब ये देखो वाइल्ड कोड है, ये क्या बिफोर कंडीशन में वाइल्ड कोड ऐसे था। अब देखो भाई, वाइल्ड कोड है, फिर उसका हुआ ओरिजिनल जीन, उसके बाद आल पॉपुलेशन उसकी, उसके बाद वो फंक्शनल भी था, उसका व्हाइट कलर था। देखो भाई ऐसे ही होता है ना, वाइल्ड कोड के अंदर उसकी ओरिजिनल जीन होगी, उसकी आल पॉपुलेशन होंगी, और उसके बाद वो फंक्शन काम भी करता होगा, उसका कलर क्या है, व्हाइट है। फिर जैसे जैसे चेंजिंग आती रही, पहले क्या होता था भाई, पहले बहुत कुछ होता था, उसके बाद अगर इसमें चेंजिंग आई, एवोल्यूशन आई, तो ये वाइल्ड कोड का जो ओरिजिनल जीन है वो ब्लैक कलर देने लग गया। ऐसे ही बच्चों चेंजिंग आती रही। अब कहा जाता है कि जो इंसान है, इंसान दुनिया से आने से पहले दुनिया में बैक्टीरिया आए थे। सही, अगर हम डार्विन की थ्योरी की तरफ चले, वैसे मैं तो नहीं मानती लेकिन सब मानते होंगे, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा मानना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कैसे, उसने कहा कि जो बैक्टीरिया है ना भाई, बैक्टीरिया वो सबसे पहले यहाँ पर जमीन के अंदर डेवलप हो गए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बैक्टीरिया जमीन के अंदर डेवलप हो गए। उसके बाद ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद वो अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करने लगे, उसे स्टेबल करने लग गए, कंडीशन के अंदर स्टेबल करने लग गए। वो टेम्परेचर हाई था, यूवी रेडिएशन ने गंद मचाया हुआ था, तो इस तरीके से उस कंडीशन में आकर उन्हें स्टेबिलिटी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते गए, फिर मोंकी की स्ट्रक्चर लेते गए। उसके बाद मोंकी बदलते बदलते आज इंसान के 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, अब भाई तेरी जुबान हो गई तो चला गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से क्या हुई, चेंजिंग हुई है। आई होप यू क्लियर मिर्च मसाले लगा दिए। अब उसके बाद हमारे पास है लोकस। व्हाट अबाउट मैम यू से द लोकस। अब मैं ये साइड रिमूव करके आपको लोकस बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लोकस। तो लोकस को पढ़ते हैं। अब भाई मैंने पहले 2 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड की थी, जहां पर आपको मैंने इस वजह से सेल साइकिल पढ़ा दिया था, उसमें मियोसिस माइटोसिस सब पढ़ा दी थी, तो मुझे लगा था आपको वो भी नहीं आती होगी। तो चलें आगे देखते हैं। उसके बाद ये देखो भाई, क्रोमोसोम। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम। मुझे ड्राइंग में इतनी महारत हासिल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या होता है मैम, इसका क्रोमेटिन होता है। वेरी गुड। अब देखो, अब आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। सही। अब लोकेशन, जहां पर जीन मौजूद है, जीन जहां पर मौजूद है, उसको सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, लोकस बोलते, लोकेशन ऑफ द जीन, यानी कि लोकेशन क्रोमोसोम के अंदर जो लोकेशन होती है जीन की, उसे सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। उसके बाद आता है जीनोटाइप। व्हाट अबाउट मैम यू से द जीनोटाइप। अब जो जीनोटाइप एक तरह का जेनेटिक मेकअप होता है, ये नहीं कि मेकअप कर लिया शादी पे जाएंगे अच्छे लगेंगे, ये वो मेकअप नहीं है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो जेनेटिक मेकअप जो ऑर्गेनिजम्स का होता है, यानी कि वो कैसे दिखते हैं, उसके अंदर वाला क्या
हो रहा है जीन के अंदर, तो ये जीनोटाइप है उसका। उसके बाद है डोमिनेंट अलील, ये क्या आ गया, अमीर आ गया। अब मेरे जब आप लॉ ऑफ सीग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया, ये मैं आगे डालूंगी, मैंने बना ली है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्या है, जीनोटाइप, उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया ना वैसे भी। अब देखो भाई, डोमिनेंट अलील क्या होता है, बहुत आसान है। ये क्या है, अमीर बंदा है, सही है, गरीब बंदों को कुचल के चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें, डोमिनेंट अलील में क्या होता है, ऐसा अलील होता है जो शो करता है इफेक्ट ऑफ कॉपी प्रेजेंट। बच्चा देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल जो डोमिनेंट है वो क्या है, उसकी राउंड शेप है, क्या है मेरे बच्चे, उसकी राउंड शेप है। अब अगर उसके अंदर रिंकल शेप कोई आ जाए, तो वो डोमिनेंट अगर राउंड है तो भले उसके अंदर रिंकल आ जाए, वो कलर शो कौन सा करेगा, उसके जो बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो राउंड ही होंगे, रिंकल नहीं होंगे पेरेंट जनरेशन में जब सेक्सेस फ्यूज होते हैं। उसके बाद जैसे F1 जनरेशन होगी तो वहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ साथ उसे बेचारे को ऐसे दबा देंगे, लेकिन वो फिर भी दबा हुआ बोलता है चल 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 मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों दबा दुबा फिर बेचारा सीधा होता है, ये वाला मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद उसमें अगर F1 जनरेशन के अंदर F1 फ्लेन 1 जो फेज है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, देखें यहाँ पर। अभी जो F1 फेज है इसके अंदर तीन क्या आ गए, जब देखें समझे ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है, सही है, ये क्या है, मेल है, और ये क्या है भाई, फीमेल है, सही। अब यहाँ पर आपने देखना है, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, अगर ये जो सीड है ये क्या है, राउंड है, और ये वाले सीड क्या है, रिंकल्ड है, क्या है, रिंकल्ड है। जरा कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस हुए, इन्होंने फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के बाद इनके बनेगी गैमेट्स, क्या बनेगी, गैमेट्स। गैमेट्स का बनना लाजमी है ना, वरना कैसे आगे जनरेशन चलेगी। तो यहाँ पर क्या बने, गैमेट्स बने। अब गैमेट्स जैसे ही बने, दिमाग में सवाल आया, अब यहाँ पर ये हुई हमारी F1 जनरेशन, क्योंकि जब हम पेरेंटल जनरेशन ये, तो ये जब फ्यूज होंगे तो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर, ये राउंड वाले क्या डोमिनेंट है और ये क्या रिसेसिव है, तो बेचारे ऐसे ही हैं। अगर ये 90% है राउंड होगा कैरेक्टर का डोमिनेट ज्यादा होता है, और जो सबसे कम होता है वो आपका क्या होता है, रिंकल्ड होता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत कम कैरेक्टर, ये जो डोमिनेट है ये सिर्फ कुचल देता है बेचारे को। सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो सारे क्या बचते हैं, हमारे पास राउंड बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर बच्चों देखें, बच्चे पैदा हो गए नहीं, अभी गैमेट्स मिले हैं, अभी आगे फिर उसने साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों ना करूं, मैं फिर से एक बार इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करवा के देखता हूं। तो चले हम भी करवा के देखते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हो गई F1 जनरेशन, इसके अंदर क्या होगा, अब देखो भाई, ये तुम्हारे पास क्या थे, राउंड थे। अब फिर से उसने क्या लिया, राउंड लिया और रिंकल्ड लिया। अब जब इसे दोबारा वो जो फ्यूज किए हुए दोबारा फ्यूज करवाया, तो उसने देखा कि तीन तो राउंड बने हैं, लेकिन एक क्या बना है, रिंकल्ड बना है, यानी कि डोमिनेंट वाले ने उसे थोड़ा कुचल दिया, काफी सारा को कुचल दिया, एक बेचारा फिर भी शो हो गया। तो ये तीन क्या है, राउंड है, इनका 3 रेशियो बना, और इसका रिंकल का क्या बना, 3:1 बना। ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये होता है F1 जनरेशन के अंदर। तो मैं आपको ना रिव्यू दे रही हूँ, आसान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत आसान कर रही हूँ। अब ऐसे उसको सुकून नहीं आया, साइंटिस्ट बड़ा शातिर है। उसके बाद जो F2 जनरेशन है उसके अंदर फिर इसने ऐसा किया, उसके बाद हमें रेशियो कुछ अलग मिला। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कर दिया यहाँ पर बातें। कहाँ पर थे हम लोग, जी हाँ जी हम थे डोमिनेंट अलील की तरफ, कि भाई डोमिनेंट जो होता है वो जो रिसेसिव होता है उसे तो कुचल देता है। पहले तो जब गैमेट्स मेरे होते हैं तब तो वो नजर ही नहीं आता बेचारा, सारे राउंड होते हैं। उसके बाद है रिसेसिव अलील, जैसे कि T, याद रखिएगा कैपिटल जो होता है वो डोमिनेंट के लिए होता है, और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव के लिए होता है, बेचारा गरीब। उसके बाद क्या है, रेसेसिव अलील। अब ये जो रेसेसिव अलील है, ये जो रेसेसिव अलील है ये शो करता है 2 कॉपीज जो के प्रेजेंट होती हैं, सही हो, रिंकल की एग्जांपल दे दी बेचारा। उसके बाद क्या है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप ना बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब याद है, देखो यहाँ पर फिनोटाइप के अंदर फिजिकल अपीयरेंस जो होती है एक्सप्रेस ट्रेट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारी स्किन है, ये हमारी क्या है, बाहर वाली फिजिकल अपीयरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस है हमारे ट्रेट ऑर्गेनिज्म, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। उसके बाद है हमारे पास होमोजोगस। अब होमोजोगस क्या होती है, ये हमारे पास सेम
जीन, सेम पार्टनर ऑफ जीन हैव एन आइडेंटिकल एलील ऑफ जीन, यानी कि इसमें सेम ही पार्टनर मिलते हैं आपस में क्रॉसिंग, एंड देन उसके बाद क्या होती है, उनकी आइडेंटिकली जीन होती है। ये चीज उसने याद रखनी है, सही, सेम खानदान के आगे। उसके बाद क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या, डिफरेंट पार्टनर है, यानी कि मेल कोई अलग है, फीमेल कोई अलग है, मैरिज लाइन पर है। उसके बाद है जीन पेयर ऑलवेज डोमिनेंट, यानी कि डिफरेंट पार्टनर जब मिलेंगे हेट्रोजीनियस, और ये हमेशा डोमिनेंट होंगी, ये डोमिनेंट होंगी। अगर डिफरेंट पार्टनर आपस में फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो उसकी स्टेज भी सारी डोमिनेंट होगी। उसके बाद है मेंडल हिस्ट्री। मेंडल की हिस्ट्री पढ़ने लगे क्योंकि मेंडल की लॉज की तरफ आने वाले इंपॉर्टेंट लॉज हैं। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ आगे पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, जो भी डिहाइड्रेट है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं उसे। अब देखो भाई, अब ये जो मेंडल है ना, ये बेचारा बहुत ही होशियार है, पर पहले तो इसे किसी ने माना नहीं। बाद में जब ये दुनिया को बाय बाय कर गया तो 15 साल बाद इसके लॉज को माना गया, चला गया बेचारा, लेकिन अपना काम कर गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, मेंडल की हिस्ट्री में ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन मोक है, यानी कि राहिब है, ऑस्ट्रेलियन में रहने वाला बेचारा। उसके बाद के ही वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, भाई ये बायोलॉजिस्ट नहीं था तो क्या ही का काम दिया इसने। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ये क्या है, जो हमारे पास है जो शेन है, मैथमेटिशियन है ये, जो और गार्डनिंग एक्सपर्ट है, गार्डनिंग करने का ये एक्सपर्ट था, लेकिन ये जो मैटिक है उसमें से ज्यादा महारत आते, बायोलॉजिस्ट नहीं था ये। फिर भी देखो बायोलॉजी के अंदर इसका नाम है, वेरी गुड। एमटी गेट में यही पोर्शन ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड है। इंटर की है 3 चैप्टर इंक्लूड आपका, एक तो वो है सपोर्ट एंड स्केलेटन वाला है, और ये है, और ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, बस यही है इंटर का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बस यही है। तो अगर दिमाग लगाएंगे, वैसे ये चैप्टर बहुत हार्ड है। उसके बाद है गार्डनिंग एक्सपर्ट, इसे पढ़ते पढ़ते 3 दिन लग जाते रिसर्च करते हुए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें रिसर्च वर्क, यानी कि इसका काम कितना है, ये इतना होशियार है भाई, कितना काम किया जो हम इसको पढ़े, हम कौन सा कम है। उसके बाद 1856 से लेकर 1863 तक इसने क्या की, रिसर्च वेट। 1900 में जाकर बेचारे को माना गया ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, याद रखिएगा मेंडल हमारा। उसके बाद है इसने कौन सा पौधा इस्तेमाल किया, कौन सा भाई, कोई तो इस्तेमाल किया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना हम पढ़े, हम पागल। अब देखो भाई, इसने इस्तेमाल किया पी प्लांट। अब पी प्लांट ही इसने इस्तेमाल क्यों किया, कोई और भी तो ले सकता था, इसे क्या यही पसंद आ गया था क्या। अब देखें, इसे चूज किया पी प्लांट, जो कि पीसम स्टेबियम पर था, एक मतलब कि देखा जाए चर्च इस तरीके का ही कोई है। व्हाई डिड चूज द पी प्लांट, इसने क्यों पी प्लांट यूज किया। मैं यहाँ पर आके सरसों का पौधा भी यूज कर लेती, इसने पी प्लांट क्यों इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर देखें, इसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड किए, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करना ना बहुत आसान है, क्रॉस पॉलिनेशन करना भी। अब सेल्फ पॉलिनेशन ना मैंने बताया हुआ है, पर एक बार और बता देती हूँ भाई। अब देखो, ये क्या है, मदर है, ये है फादर है, सही। इनके गैमेट्स क्या हुए, फ्यूज हुए। इन्हें अपने बच्चे का जो इनका कलर है, इन्हें अपने बच्चे को वही कलर दिलवाना है, सही। ये इजीली फ्यूज हो गए, ये स्टाइलिश नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। अब हम क्या करेंगे, जो ये जीन है किसी और फादर का उठाकर, जिसका कलर या मदर का कलर कोई है ब्राउन, उनका उठाकर इस बच्चे के अंदर क्या इंजेक्ट कर देंगे, इसके अंदर कोई और जीन का इंसर्ट कर लेना, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जो वैसे ही हो जाए, जो कि सेम ही सिमिलर, उन्हें बच्चे का कलर भी चाहिए, तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पेन, ये बहुत कम ही इनके जिंदगी का टाइम था, इस वजह से इसने यूज किया। और लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यहाँ से ज्यादा पैदावार होती है बच्चों की। उसके बाद ये क्या, हार्मोफेरेडाइट, इसके अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद थे, बड़ा शातिर था, सेक्सेस भी दोनों मौजूद थे, उसको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं थी। मेल भी मौजूद था उसके अंदर और फीमेल का सेक्स भी मौजूद था। अब आगे चलते हैं। आपने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक होती है क्वीन और एक होते हैं जो मेल होते हैं। अब जो मेल होते हैं वो वेले होते हैं, और जो फीमेल जो होती है वो बड़ी काम करती हैं, वर्किंग होती हैं फीमेल, और जो मेल वो निकम्मे हैं, पुअर हैं। आप ये टॉपिक भी पढ़ेंगे, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक होती है उनकी क्वीन। अब जो क्वीन होती है वो वर्किंग होती है। अब क्वीन ने जब इस दुनिया से जाना होता है तो वो एक क्वीन को मतलब के एक क्वीन बनानी है भाई। जाने के बाद कौन होगा भाई, कोई तो कुर्सी संभालेगा ना उसकी, क्योंकि वो तो अभी जाने लगी है।
तो वो क्या करेगी, उसके अंदर एक फ्लूइड होगा, वो अपनी बच्चों को जो क्वीन के लायक है उसे मतलब कि क्या करेगी, उसे फ्लूइड को पिला देगी तो वो क्वीन बन जाएगी। ये मतलब कि इस तरीके का इनका कॉन्सेप्ट है कि जो मेन होते हैं वो पुअर्स होते हैं, तो वो खुद चाहे अपने आप की जनरेशन को वो अकेली ही बढ़ा सकती है। ये भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये भी कोई है भला। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको उनके 7 ट्रेड्स के बारे में बताती हूँ। सही है भाई, आगे चले। अब देखो यहाँ पर आप ये क्या है, अब यहाँ पर हम डोमिनेंट ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और रेसेसिव ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। भाई देखो, तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेसेसिव ट्रेड लिखा हुआ है। आई होप आपको सही नजर आ रहा हो, मैं तो बार बार देख रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो फ्रूट का कलर होगा वो क्या होगा, पर्पल होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और प्लांट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, टॉल होगा, वो लंबा सारा होगा, छोटा बच्चा नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सीड कलर, उसका जो सीड कलर होगा डोमिनेंट कैरेक्टर का वो येलो होगा। ये याद रखनी है तुम लोगों ने। मेरी ट्रिक बताऊं क्या है याद करने की, मैं आपको बताती हूँ। PTYRGF, ये मेरी ट्रिक है याद करने की। पैटी गिफ। अब आप जैसे भी याद करें, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखें, डोमिनेंट ट्रेड में सीड का कलर क्या है, येलो। सीड शेप क्या है, राउंड होगी। पोल कलर कौन सा है, ग्रीन। पॉइंट कलर कौन सा होगा, फ्लेट होंगे। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इनके 7 ट्रेड्स के। एक ट्रेड हो रह गया है, वो है पोजीशन ऑफ साइड। इसका जो पोजीशन जो होती है वो क्या हमारे पास क्या होती है, मतलब कि ये एक्सियल होता है और ये यहाँ पर क्या होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होता है, ये जो रेसेसिव होता है। अब रेसेसिव का फ्रूट का कलर व्हाइट होगा, जो कि कम कैरेक्टर शो होंगे। उसके बाद प्लांट की जो हाइट होगी वो यहाँ पर शॉर्ट होगी। सीड का कलर यहाँ पे ग्रीन होगा। सीड की शेप यहाँ पे रिंकल्ड होगी। पोल का कलर यहाँ पर व्हाइट होगा और पोन का कलर यहाँ पर फ्लैट होगा। ये क्या होगा, यहाँ पर एक्सियल होगा, यहाँ पर फ्लैट होगा। इसका पोजीशन वो मैंने 7 ट्रेड यहाँ पर जगह नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 3 लास्ट की तरफ चलते हैं जो एमडी गेट के अंदर इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए उसको स्टडी करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद इसे भी देख लें आप लोग, याद रखिएगा जो मेडल्स ने। अब देखो भाई, मेडल्स के इस लॉ को पढ़ने के लिए आपको मेडल्स ने दिए थे 7 ट्रेड्स दिए थे। सबसे पहले आपको ट्रेड्स का पता होना चाहिए कि ट्रेड्स क्या होता है। बच्चों एक एक्सप्लेनेशन दी पहले तो बच्चों 1800 में उसको कोई माना ही नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं माना था। फिर 1900 में साइंटिस्टों ने आके बोला कि मेंडल्स ने सही बोला था। मेंडल ने क्या किया था, एक जो आपका पी प्लांट है उसको लिया था, क्योंकि पी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन भी इजीली हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है, सेल्फ भी हो सकती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे मेल और फीमेल होते हैं वैसा ही बच्चा मतलब कि बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे की आंखें के ब्लू करवाना चाहते हो या ब्राउन करवाना चाहते हो, किसी और का जीन लेकर उसके अंदर डाल रहे हो, सही, तो ये क्या हो गई क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये पी प्लांट में इजीली हो सकती थी, तो इस वजह से मेंडल ने इसका इस्तेमाल किया। मेंडल ने जो पिजम स्टेवियम था उसमें इसको मतलब कि किया, एक तरह का प्लांट था, एक तरह का चर्च था, एक तरह का, इसमें इजीली फर्टिलाइजेशन हो सकती थी। आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद 1900 में साइंटिस्ट ने बोला कि बिल्कुल इसके 2 लॉज है, आगे भी हम पढ़ेंगे एक और लॉ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है क्या, क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल के दरमियान क्रॉस होना, सही। उसके बाद डिफर ओनली 1 पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए डिफरेंट चीजों को आपस में मिलना और एक पर्टिकुलर ट्रेड्स का बनना। तो ये क्या है, सिंगल ट्रेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि 2 डिफरेंट चीजें मिलकर मिले एक ही चीज के लिए, एक चीज को बनाने के लिए। तो ये क्या है, सिंगल ट्रेड है। डबल ट्रेड भी होता है लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है मेंडल डेवलप प्योर ब्रीड लाइन। मेंडल ने क्या की, प्योर ब्रीड लाइन को डेवलप किया। क्या किया मेंडल ने करवाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब पी प्लांट के अंदर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पर्म भी है, मेल के गैमेट भी है
मेल का सेक्स भी है और फीमेल का सेक्स भी है। तो यहाँ पर देखें, ये मेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, और ये क्या है, फीमेल की ओव्यूल है। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, अब फीमेल के जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड राउंड स्ट्रक्चर है। फीमेल जो है उसकी राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पर जो मेल है वो क्या है, इनकी शेप क्या है, रिंकल है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो मेल है उसकी जो हमें शेप मिल रही है वो राउंड मिल रही है, और जो फीमेल जो मतलब फीमेल की और जो मेल है वो क्या है, रिंकल सीड, यानी कि उसने रिंकल सीड के दरमियान और राउंड जो सीड है उनके यानी कि डिफरेंट है। देखो इसकी शेप भी कितनी डिफरेंट है, और इस सीड की भी शेप देखें कितनी डिफरेंट है। इसकी राउंड शेप है इस सीड की, और इस सीड की क्या है, रिंकल शेप है। दोनों कितने डिफरेंट है। तो देखिए दो डिफरेंट इंडिविजुअल से एक पर्टिकुलर हमने एक ट्रेट के लिए इन्हें साथ में मिला है, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए हमने इसको साथ में जोड़ा है, मिलाया है हम लोगों ने इसको। तो यहाँ पर देखें ये सारे क्या है, रिंकल सीड्स हैं। क्या है, रिंकल सीड्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड, रिंकल सीड है सारे, ये रिंकल है और ये राउंड है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पेरेंटल जनरेशन का, एक पेरेंटल जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो इसने क्या किया, जो राउंड वाले थे उनको इसने फीमेल के दिया, और जो रिंकल वाले थे उसको इसने मेल के दिया, और इन दोनों के दरमियान उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई से। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के दौरान उसे जो फ्लेम 1 मिला, F1 जनरेशन, उसमें देखा कि एक तो हमने जो राउंड बीज है उसको मिलाया, और जो रिंकल सीड था उस दोनों को आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई है। तो F1 जनरेशन में सारे रिजल्ट्स हमें क्या मिले, राउंड सीड मिले हैं। तो इसको पता चल गया कि ये जो राउंड है, राउंड शेप है, ये क्या डोमिनेंट है, ये हमेशा शो होगी, और जो रिंकल है ये क्यों शो नहीं हुई। तो मेंडल ने कहा कि ये रेसेसिव है, और जो रेसेसिव है वो जो आपके पास रेसेसिव होता है वो राउंड जब शेप तैयार हो रही होती है तो उसके अंदर ही दब जाता है, उसके अंदर ही दब जाता है। यानी कि जैसे गरीब और अमीर की बात करें, गरीब बेचारे सड़कों पे ऐसे ही रुलते होते हैं, और अमीर कैसे कारों में बैठकर जा रहे होते हैं, तो उन्हें अमीर कुचल के चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये थोड़ा सा यानी कि पावरफुल है, तो ये अपने इफेक्ट को उसके साथ कैंसिल कर रहा है, यानी कि रिसेसिव को शो ही नहीं होने दे रहा, ये डोमिनेंट है F1 जनरेशन में है, दोनों डिफरेंट। आप लोग देख रहे हैं, देखो वीडियो चल रही है, नहीं वीडियो चल रही है। तो देखिए जो राउंड शेप वाला है और जो रिंकल शेप वाला है उसने डिफरेंट बच्चों क्या लिए, डिफरेंट लिए हैं। क्या डिफरेंट लिए हैं, इंडिविजुअल्स। तो इन्होंने इसकी क्या करवाई, हमने क्रॉस करवाया सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो F1 जनरेशन में हमें सारे राउंड मिले, रिंकल फिर मैम कहाँ गया, बच्चों रिंकल जो हमारे मेंडल्स हैं उसने ये कहा है ये रेसेसिव है, इस वजह से जब हमने क्रॉस करवाया है तो हमें सारे रिजल्ट क्या मिले, राउंड मिले हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसने उसके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है, उसको इसने अपने अंदर चिप दिया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, याद रखना है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हाइब्रिड्स हो गए, यानी कि मिल गए, सॉरी, तो ये क्या हो गए, हाइब्रिड्स हो गए। ये F1 जनरेशन हो गई है जिसमें सारे राउंड है, जो बेचारा थोड़े कम पैसों वाला था उसको कुचल दिया इसने। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप समझ गए होंगे, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। अब देखिए F2 जनरेशन, अब F2 जनरेशन क्या होती है, इसने फिर क्या किया, देखें इसने फिर क्या किए, राउंड लिए और फिर इसने रिंकल लिए, इसको सुकून नहीं आया, इसने फिर दोबारा और आपने देखना है कि ये तीन हमारे पास क्या है, उसने क्या किया, रिंकल, फिर उसने एक सीड लिया राउंड और फिर एक सीड लिया उसने रिंकल लिया। अब उसने कहा फिर से मैं एक बार फर्टिलाइजेशन करवा के देता हूँ, लेकिन F1 जो है, फ्लेम 1 जनरेशन जो है, उसमें सारे राउंड मिले, रिसेसिव को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बेचारा थोड़ा नीचे दिख रहा था उसे। तो उसके बाद जब उसने दोबारा फर्टिलाइजेशन करवाई, यानी कि फिर से ओव्यूल्स फ्यूज हुई, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल इज फ्यूज, द फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो, सारी चीजें बनती है, हमने पढ़ा होगा, ये सारा होता है प्रोसेस। उसके बाद F2 जनरेशन के अंदर उसने देखा, दोबारा जब उसने फर्टिलाइजेशन करवाई तो तीन उसे राउंड शेप वाले मिले, फिर से ये क्या डोमिनेंट है, जो में तीन मिल रहे हैं, फिर एक शो हुआ रेसेसिव ट्रेट, एक क्या शो हुआ, रेसेसिव शो हुआ, क्लियर है। फिर हमें पता
चला कि ये रेसेसिव है। उसने दोबारा से करवाया ताकि मैं आने वाली जनरेशन को बता सकूं कि मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं किया, मेरा दिमाग बहुत तेज है। एक बार उसे रिजल्ट नहीं मिले। बच्चों, इसने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर जाके इसको इतनी कामयाबी मिली है। इसकी लाइफ के अंदर इसको सही माना ही नहीं गया था। काफी सालों बाद, 15 साल के बाद पता चला कि ये फादर ऑफ इनहेरिटेंस है। इसने सारा बताया। तो बाद में तो काम कर देना चाहिए। कुछ सालों के बाद लोग उसे खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले भले जो भी जेलसी करे, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसको भी फिर 15 साल बाद एक्सेप्ट किया जब ये दुनिया से चला गया था मेंडल। तो इसे बाद में कहा गया कि ये फादर है इनहेरिटेंस, मेंडल को कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर ये देखें, ये 3 राउंड है। फिर एक उसने कहा कि ये कम, क्योंकि ये राउंड वाले इसको कैंसिल करे हैं क्योंकि ये थोड़ा कम है ना। तो ये क्या है? रेसेसिव ट्रेट है। क्या है? रेसेसिव ट्रेट है ये वाला। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। फिर उसने अगर रेशियो की बात करें तो 75% राउंड का रेशियो है अगर देखा जाए। बाकी इसका रेशियो क्या है? कम होगा क्योंकि ये रेसेसिव है ना, ये थोड़ा नीचे है ना। उसके बाद क्या है? 25% क्या है? रिंकल है बस। तो इसका रेशियो क्या मिलेगा? 3 क्या है? राउंड है तो 3 रेशियो हो गया, और 1 रिंकल है तो इसका रेशियो क्या बन गया? 3:1। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो मेंडल है उसने कहा कि जो राउंड की जो सीड की जो शेप होंगी उनका करेक्टर डोमिनेट होगा, यानी कि वो रहेगा, और बाकी जो रिंकल सीड की जो शेप होती है वो रिसेसिव होती है। सही है? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है तो आपने समझ भी जाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको अब स्टूडेंट, फॉर ईच करेक्टर इंडिविजुअल इनहेरिटेड टू कॉपीज ए हेरिटेबल फैक्टर जीन। अब आपको पता होना चाहिए जीन क्या होती है। आपको जीन का पता होना चाहिए, तभी मैं आपको लेकर जाऊंगी। बच्चों, जीन क्या होती है? जीन एक तरह का पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए कह सकते हैं, या आप पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी आप लोग जीन को कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, ईच कैरेक्टर इंडिविजुअल्स इनहेरिटेड होके 2 कॉपीज बन सकती है। हेरिटेबल जो फैक्टर होता है जो आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जीन होती है। सही? ये ईच कैरेक्टर इंडिविजुअल है एक दूसरे के, वो हेरिटेट कर रहे हैं 2 कॉपी, और हेरिटेबली जो उनमें आगे ट्रांसफर करा रही है वो जीन है, मेंडल ने कहा। उसके बाद अल्टरनेटिव जो वेरिएशन चेंजिंग आती है वो भी किसकी वजह से आती है? जीन की वजह से आती है। कोई बच्चे की टांग टेढ़ी है, कोई बच्चे का जो पैदाइशी उसकी दिमाग छोटा है, तो ये जीन के अंदर ही तब्दीलियां। अब एक बीमारी हुई है थी ग्रैंडफादर को, वो हमारे फादर को नहीं है, लेकिन आगे वाला जो फादर का सन होगा उसको वो बीमारी होगी। देखिए, एक करेक्टर में वो शो नहीं होती, आखिरकार वो बीमारी जनरेशन टू जनरेशन होनी होती है, क्योंकि उसके फादर के अंदर वो जीन बस जाता है, फिर वो उसके सन के अंदर जाना होता है, डॉटर के अंदर नहीं जाता। ये चीज याद रखिएगा। सारी बीमारियां की तरफ ही जाती हैं, कुछ होती हैं जो डॉटर की तरफ आती हैं, वो फीमेल की होती हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव जो वेरिएशन का जो मतलब सबसे बड़ा जो रुकावट है वो जीन है आप लोगों की। इसके अंदर जो तब्दीली आ जाती है ना जब जीन के अंदर, तो उसी तब्दीली को हम एलीज कहते हैं। देखिए, जब हमारा मेंडल्स था उसने एक फैक्टर बताया था, फैक्टर बोला था इस चीज को, लेकिन आगे पता चला ये क्या होती है? एलीज होती हैं, जब जीन के अंदर तब्दीली आ जाती है। उसके बाद दिस एलीज आर रिप्रेजेंट बाय द लेटर्स, और ये एलीज है, इसको हम लेटर से क्या करते हैं? शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं देख लूँ सही नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। तो देखिए, एलीज आर रिप्रेजेंट बाय द लेटर। उसके बाद ये राउंड है, ये सीड क्या है? रिंकल है। फॉर एग्जाम्पल, इसका कलर मैं कर देती हूँ रेड, और इसका कलर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ पिंक। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अभी अभी। बच्चों, ये
होमोलॉगस पेयर है, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है। अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करें तो ये हेट्रोजीनियस पेयर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना ये होमोलॉगस पेयर्स बने हुए हैं आप लोगों के सामने। अब एलीज को हम सेपरेट करते हैं हेट्रोजीनियस रिसेसिव से, यानी कि एलीज को हम सेपरेट कर सकते हैं जब हम हेट्रोजीनियस रिसेसिव को लेंगे। वन विल एक्सप्रेसिंग अदर मार्क्ड, जो एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट ज्यादातर रिसेसिव को शो नहीं होने देता, ये चीज याद रखिएगा। जो खुद मुख्तियार होता है बोलता है मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, मैं ही हुक्मरान हूँ, सबके ऊपर मैं ही हुक्मरानी करूंगा, पर उसका वक्त भी खत्म हो जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये क्या डोमिनेंट है। अब कुछ दिन बाद जो रिसेसिव है वो भी बन सकता है डोमिनेंट, मेहनत कर कर। ऐसे बच्चों ये जो डोमिनेंट है ये डोमिनेंट है यहाँ पर इसके ऊपर फिलहाल, तो ये क्या है रेसेसिव है। तो ये डोमिनेंट इसको अपने अंदर क्या करता है कुचल देता है, जैसे अमीर गरीबों को कुचल देते हैं। उसके बाद है एलीज सेपरेट गैमेट फॉर्मेशन। एलीज जो सेपरेट होती है गैमेट की फॉर्मेशन में एलीज सेपरेट हो जाते हैं जब गैमेट सेक्सेस जो होते हैं मेल और फीमेल के आपस में मिलते हैं। अब देखिए अगर जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल है और ये क्या है मेल है। सही, फीमेल का क्या है डोमिनेंट करेक्टर है। डोमिनेंट करेक्टर क्यों है? क्योंकि ये राउंड शेप है, राउंड शेप है, ये डोमिनेंट करेक्टर है। और जो मेल का है वो क्या रेसेसिव करेक्टर है, वो इतना ज्यादा शो नहीं होगा। और फीमेल का कभी कभी बच्चा जो होता है वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बच्चे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर उनके फादर का करेक्टर उनके अंदर नहीं जा रहा होता, ज्यादातर जो भी है वो उनकी मदर की जा रही होती है। फादर का उसी वक्त ना किसी के अंदर जब वो फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो किसी के अंदर फादर का करेक्टर ज्यादा चला जाता है, किसी के ज्यादातर मदर का मतलब कि ज्यादा बच्चों के अंदर होता है करेक्टर यहाँ पर चला जाता है। और फादर का रेसेसिव मदर के करेक्टर इतने ज्यादा होते हैं कि फादर को तो शो ही नहीं होने देते, बस यही होता है कि बेबी उनका है। तो वैसे फादर के भी जाते हैं लेकिन थोड़े कम, मदर के ज्यादा होते हैं, बच्चा उसकी माँ की तरह होता है। फिर उसके बाद ये देखें ये क्या मदर है ये फादर है। मदर का क्या डोमिनेंट करेक्टर है, यानी कि मदर फादर के करेक्टर को कुचल देगी यहाँ पर। तो देखिए मदर को डोमिनेंट है, सारी स्ट्रक्चर इसकी शो होंगी। ये क्या है राउंड शेप है। और ये क्या है फादर को हम क्योंकि इसका रेसेसिव करेक्टर है इस वजह से हम इसे स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। अब देखें सबसे पहले क्या होगी F1 जनरेशन की फेज होगी। अब F1 जो जनरेशन की फेज है यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स देखते जाएं, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये चीज को आपने गौर करना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे क्या हुए हैं, ये डोमिनेंट करेक्टर शो हुए हैं। और यहाँ पर मेल का तो कोई करेक्टर ही नहीं शो हुआ, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर सारे जो डोमिनेंट होते हैं वही शो होते हैं, F2 को कुछ भी नहीं आने देते, F2 के अंदर वो शो होते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस। उसके बाद ये क्या है, ये आप लोगों के पास डोमिनेंट करेक्टर है, फीमेल का करेक्टर है। और ये अगर G2 जनरेशन के अंदर जाएगा तो मेल और फीमेल यानी कि थोड़ा मेल का करेक्टर शो होगा और ज्यादा फीमेल का ही होगा, क्योंकि फीमेल क्या है यहाँ पर डोमिनेट है और मेल क्या है रेसेसिव है। यानी कि इनका अगर रेशियो 3:1 यानी कि एक रेशियो G2 जनरेशन में फादर का होगा, बाकी 3 क्या होंगे मदर के ही करेक्टर जाएंगे बच्चे के अंदर, बच्चे बिल्कुल अपनी माँ की कॉपीज होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें आर 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 आर, ये क्या है आर आर, ये पूरा ही मेल है, यानी कि रेसेसिव करेक्टर शो होगा किसके अंदर G2 जनरेशन के अंदर। अब आर 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 यानी कि यहाँ पर मदर भी है और यहाँ पर फादर भी है। सही, फिर यहाँ पर मदर भी है और यहाँ पर क्या है फादर भी है। सही है, यहाँ पर पूरी मदर है, यहाँ पर पूरी ही मदर है, तो मदर का ज्यादातर यहाँ पर है, बाकी फादर का G2 जनरेशन में रेसेसिव फेज हो रही है। उसके बाद एलीज क्या है, ये जीन की कॉपीज हैं या पार्टनर है। पार्टनर होता है एक दूसरे के, जैसे मेल और फीमेल जब मैरिज लाइफ में वो दोनों एक लाइन पे होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। सही, तो ये क्या होते हैं पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के। थोड़े कैरेक्टर बच्चे के होते हैं, थोड़े कैरेक्टर माँ के होते हैं, थोड़े कैरेक्टर बाबा के होते हैं। तो इस तरह से कॉपी जीन पार्टनर अल्टर ये फॉर्म होती है एलीज।
चीज। उसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है ये। और पी प्लांट आपको पता है, पीस हम जो करते थे या चर्च वर्च उसमें। उसके बाद जो आपका मेंडल्स है, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे, वो 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस थी, यानी कि इसने 7 ट्रेड्स दिए थे और कहा था कि 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस है। उसके बाद बाकी जो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको जो भी बताने की कोशिश की है। देखो स्टूडेंट, अभी जो इनहेरिटेंस है सिकल ट्रेड आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये दो जो क्रॉस होता है 2 इंडिविजुअल डिफरेंस में एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, सही। मेंडल ने ये प्योर ब्रीड लाइंस में डेवलपमेंट्स की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे राउंड सीड है, रिंकल सीड है, फिर F1 फ्लैंक 1 जनरेशन के अंदर सारी जो है वो राउंड सीड शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी क्या शो हो रही है, 3 फिर से डोमिनेंट वाला रिसेसिव को वो नीचे करने की कोशिश करेगा, लेकिन F2 में रिंकल भी थोड़ा शो हो जाएगा। ज्यादातर इसमें रेशियो क्या होगा, जो राउंड वाला होगा, बाकी जो कम होगा वो रिंकल वाला होगा। इस वजह से हम इसे 3:1 कह रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो भी चीजें काम की वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोट्स पे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। तो बच्चों याद रखिएगा, आपका मेंडल था, मेंडल ने पहले एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया, अब उसने दिया है डाई हाइब्रिड क्रॉस, सही, मेंडल ने दिया। अब याद रखें, आपका जो मेंडल है वो उसके काम को इतनी मतलब कि देखा जाए सदी में लोगों ने माना ही नहीं। फिर 15 साल के बाद जब वो इस दुनिया से चला गया, फिर 1900 के बाद पता चला कि मेंडल कितना होशियार इंसान था। इस वजह से हम इसे फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए मेंडल ने क्या किया है, 2 पर्टिकुलर ट्रेड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए उसने 2 इंडिविजुअल का क्या किया, क्रॉस किया है। यानी कि उसने 2 पर्टिकुलर ट्रेड्स को डिफरेंस, उनमें मुख्तलिफात करने के लिए, डिफर करने के लिए उसने 2 इंडिविजुअल का क्रॉस करवाया है। उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उसके बाद है वेदर। उसके माइंड में 2 क्वेश्चन आए। जो इंटेलिजेंट इंसान होता है वो सोचता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए तो मैं अगले से थोड़ा अलग दिखूं, फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं थोड़ा और आगे निकल जाऊं उससे। अगर कोई आगे निकलता है, आपसे थोड़ा आगे निकल गया है, तो वो इंसान सोचता है अभी मैं डबल कैसे हूँ, फिर वो उसकी एक बार वो थिंकिंग सच भी हो जाती है, जैसे कि मेंडल की हुई है। अब यहाँ पर देखिए, वेदर एलीज 2 डिफरेंट जीन एंड ट्रांसमिटेड टुगेदर। 2 एलीज है, मैंने पिछली वीडियो में सारा पढ़ा दिया था एलीज क्या होती हैं। बच्चों आपके पास जो एलीज होती हैं, तो 2 कोई भी मुख्तलिफ जो जीन होती है, जीन क्या होती है, एक डीएनए का पार्ट होता है जो कि एक पार्टिसिपेट करता है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, सही, वो आपकी क्या होती है, जीन होती है। उसके बाद उसने बोला कि 2 एलीज हैं, उनमें डिफरेंट जीन है, फिर वो ट्रांसमिट नीचे क्या साथ में आ रहे हैं, 2 डिफरेंट जीन क्या नीचे साथ में आ रहे हैं, पहला सवाल उसका। उसके बाद एलीज और डिफरेंट जीन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, क्या वो जो एलीज हैं डिफरेंट मुख्तलिफ जीन की, वो क्या हमारे पास इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट हो रही हैं, इंडिपेंडेंटली नीचे आ रही हैं, कि कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि डिफरेंट जीन नीचे आते हुए मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं करी, क्या इंडिपेंडेंटली है। तो ये वो सोच रहा था मेंडल, सही। आगे चलते हैं बच्चों, मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया हुआ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। चले देखते हैं, वीडियो ओपन है नहीं। अब यहाँ पर देखें डोमिनेंट। अब बच्चों डोमिनेंट क्या होता है, खुद मुख्तियार होता है, यानी कि एक अमीर की बात करें और दूसरा गरीब की बात करें, नहीं अमीर का वीएस करें गरीब के साथ, है। अब डोमिनेंट क्या है, इसमें अमीर है, यानी कि वो गरीब का जो 10% हिस्सा है उसको भी अपने अंदर ले लेगा, समझे ना हमने क्या बोला आपको। भाई देखें, कोई अमीर है और एक गरीब है। अब अमीर अपनी कार पे जा रहा है, बीच में गरीब आ गया भीख मांगने के लिए। अब वो अमीर क्या करेगा, उसे कुचल के चला जाएगा, उसे कुछ देगा नहीं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से बच्चों ये जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट यहाँ पर वो राउंड है, और
ऐसे ही अगर देखा जाए, ये देखे, ये क्या सीड की शेप है। एक जो सीड की शेप है वो आपको यहाँ पर मिल रही है राउंड, और दूसरी जो सीड की शेप है वो आपको यहाँ पर मिल रही है रिंकल मिल रही है। अब यहाँ पर आप लोग बच्चा देख रहे हैं राउंड शेप। अब राउंड शेप यहाँ पर डोमिनेट है, और यहाँ पर जो रिंकल शेप है वो क्या है, रेसेसिव है यहाँ पर। अब बच्चे यहाँ पर देखें, जो डोमिनेट है राउंड शेप वाले हैं उनका कलर क्या होगा, येलो होगा, जो ज्यादा देर तक रहेंगे उसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और यहाँ पर जो रेसेसिव होंगे वो क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे, और उनका जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। ये चीज आपने याद रखनी, एक बार और बता रही हूँ। अब देखो भाई, ये देखें, ये डोमिनेट है, ये रेसेसिव है। इनकी सीड का शेप क्या है, डोमिनेट जो है वो राउंड होगा, और जो आप लोगों के पास रिंकल है वो बच्चों रेसेसिव होगा, वो अपना करेक्टर कम शो करेगा, ये बहुत ज्यादा करेगा। ऐसे इसकी जो कलर है वो येलो होगा, और इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ टू करेक्टर। उसने वो जो दो करेक्टर है उसको एनालाइज किया। वो कौन से दो करेक्टर को एनालाइज किया है, एक किया है सीड की शेप को और किया है सीड के कलर को। देखें, यहाँ पर पहली जो हमारे पास स्टेज होती है वो होती है पेरेंट जनरेशन। अब देखो भाई, बच्चा कब पैदा होता है, जब माँ बाप अपने सेक्सेस को आपस में फ्यूज करवाते हैं, तब बनता है जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर बच्चा बनता है ना। इतना तो आपको मैंने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ाई दिया था। उसके बाद देखिए भाई, पहले हमारे पास होता है पेरेंटल जनरेशन। अब बच्चा कब पैदा होता है, जब माँ बाप आपस में अपने सेक्सेस को क्रॉस करते हैं, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ऐसे ही है कुछ, वो भी यही सोच रहा था मेंडल भी। तो यहाँ पर देखें, एक राउंड येलो है और दूसरा क्या है, रिंकल ग्रीन है। यानी कि आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्रॉसिंग हो रही है दो इंडिविजुअल की, एक की शेप राउंड है, दूसरे की शेप रिंकल्ड है। एक पर्टिकुलर ट्रेट को हासिल करने के लिए दो डिफरेंट चीजें आपस में मिल रही हैं कि हमें रिजल्ट मिले। बहुत सिंपल है ये, इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बनाया है। अब देखें, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए पेरेंट जनरेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो डोमिनेट होगा वो शो होगा आर कैपिटल से, क्योंकि ये खुद मुख्तियार है। 19% इसका करेक्टर शो होगा, और जब इसका करेक्टर शो होने लगेगा रिंकल का, तो ये इसके अंदर इसको दबा देगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दी गरीब अमीर की, कि वो कैसे उसका हिस्सा खा लेते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब देखिए भाई, आर ये क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। जो कैपिटल लेटर होंगे वो रहेंगे पेरेंट जनरेशन के अंदर, ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद RRYY, ये क्या है, रिंकल्ड है। ये क्या है, रिंकल, आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, रिंकल्ड है, और इसको हम स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल केस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एमडीकेट के अंदर इंक्लूड है ये। इनहेरिटेंस ऑफ मोनो हाइब्रिड रोस, डाई हाइब्रिड रोस, ये सारे सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखें मेरे बच्चे, ये जो F1 जनरेशन है, जिसे फ्लेन 1 जनरेशन कहते हैं, उसने क्या किया, राउंड येलो को लिया उसने, और फिर उसने क्या किया, रिंकल को लिया, और वो दोनों क्या थे, हेट्रोजीनियस थे, डिफरेंट थे, होमोजीनियस नहीं थे, हेट्रोजीनियस थे। तो जब उसने F1 डिहाइब्रिड करवाया तो देखा उसने, एक मेल था और दूसरी क्या थी, फीमेल थी, सही। फिर उसको क्या मिला, वो जो तीनों को उसने जब फ्यूज करवाया, ये देखें, तीनों को जब उसने तीन, यानी कि तीन उसे राउंड मिले, फिर एक रिंकल मिला। यहाँ पर जब पेरेंटल जनरेशन में एक राउंड येलो फ्यूज हुआ था, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन शो हुआ था। फिर उसमें क्या हुआ था, चारों जो उसके बच्चे बने थे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे इस पौधे के, या जो भी इसके बच्चे बनेंगे, वो बिल्कुल उस राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर जैसे ही होंगे। फिर दोबारा से जब हम F1 जनरेशन में करेंगे तो फिर 3 राउंड शो होंगे। एक जो है वो थोड़ा सा हमें शो होगा, रिसेसिव वाला शो होगा यहाँ पर, सही है। ये देखें, 3, इसका रेशियो कितना होगा, 3:1। उसके बाद नाउ हाइब्रिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें भाई, एक होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन
कॉन्सेप्ट है, देखिएगा यहाँ पर मजेदार है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखें एक जगह पड़ा हुआ है मदर की ओव्यूल पड़ी हुई है और दूसरी जगह फादर है, उसके स्पर्म पड़े हुए हैं। सही है भाई, क्या पड़े हुए हैं, स्पर्म पड़े हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चे की आंखें करवानी है येलो, बच्चे की आंखें येलो तो होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे की आंखें क्या करवानी है, हाँ सही, ब्राउन करवानी है। और फादर और जो मदर है उनकी जो आंखें हैं वो तो ब्लैक हैं। अब बच्चे की आंखें भी ब्लैक होंगी, हमने तो बाई करवानी ब्लू है या फिर हमने ब्राउन करवानी है। तो हम वो वाला जीन उठाकर किसी और पेरेंट से, किसी और मेल पेरेंट से उठाकर उसके अंदर डालते हैं, फिर उस बच्चे की जो आंख होती हैं वो जो हम कलर हमें अच्छा लगता है, फिर बच्चे की आंखें वैसी हो जाती हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कौन सी है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। इसके अंदर हम किसी और के जीन को इंसर्ट कर हैं। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें, अब देखो भाई मैरिज लाइन के ऊपर एक मेल होता है और दूसरी फीमेल होती है। अब बच्चों अगर मेल इन्फेक्टेड है कोई बीमारी में, मेल इन्फेक्टेड है और जो फीमेल है वो सही है, अब उनके सेक्सेस जब फ्यूज होंगे तो वो जो बीमारी होगी वो फीमेल की इफेक्ट करेगी, उसकी फीटस को भी इफेक्ट करेगी। तो इस वजह से वो बीमारी जो है वो उसके बच्चे के अंदर मुंतकिल होगी, लेकिन ज्यादा नुकसान होगा उस औरत को। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो वो इजीली निकाल लेगी, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में उसकी डेथ होना मुमकिन होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उसकी डेथ होती है, कौन कौन सी बीमारियां यूटेरस में होती हैं। यूटेरस में काफी बीमारियां हो जाती हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आम पेरेंट्स आपस में मिलेंगे, उनमें बस अपने बच्चे का कलर वही होना चाहिए, वो कुछ नहीं, तो सेम पेरेंट्स मिलेंगे, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, किसी और का जीन ला के हम इंसर्ट नहीं करें इसके अंदर। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखें आई होप आपको समझ आया हो कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। उसके बाद डाइहाइब्रिड अगर क्रॉस की बात करें, अब भाई देखो एक राउंड ले रही हूँ, एक रिंकल ले रही हूँ, वो ही अब फिर से मैं फर्टिलाइजेशन इसमें करवा रही हूँ, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, RY में हो जाएगा। ये F2 फर्टिलाइजेशन है, फ्लेन जनरेशन 2 है। इसके अंदर मेरे बच्चे क्या होगा, ये अपने जीन को एक्सचेंज कर लेंगे। F2 यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले के अंदर सारे जो बच्चे बन रहे थे वो सारे राउंड बन रहे थे। उसके बाद F1 जनरेशन में जो बच्चे बने हैं वो 3 जो बच्चे हैं, ये जो 3 देखें, 3 यहाँ पर बच्चा है, 3 बच्चे हैं, वो राउंड है, और जो एक बच्चा है वो क्या है, रिंकल है। मैं सीट की बात कर रही हूँ, इंसानों की भी बता रही हूँ आप लोगों को कहानी। अब देखिए भाई रिंकल है, सही, 3 हमने 1 निकाला। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब दोनों फ्यूज हुए तो उन्होंने अपनी जीन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, सही। ये F2 जनरेशन होगी, इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो गई है। उसके बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनके जो एलीज होंगे वो डिफरेंट जीन के ट्रांसमिटेड होंगे साथ में, यानी कि आपको एलीज का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अब एलीज क्या होंगे, मुख्तलिफ जीन के, यानी कि डीएनए के मुख्तलिफ टुकड़े होंगे जो एक जगह से ट्रांसमिट होंगे, टुगेदर साथ में ट्रांसमिट होंगे। इसमें सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट एक, अब देखो भाई मेल का स्पर्म इतनी अच्छे तरीके जल्दी नहीं बन सकता। मेल स्पर्म बनने के लिए मेल का स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में ट्रांसफर होता है, फिर उसका सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर उसका स्पर्म बनता है जाकर। इतनी जल्दी स्पर्म भी नहीं बनता। और मेल के चारों जो स्पर्म होते हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी होते हैं। बाकी जो फीमेल होती है उसके एक काम का होता है ओव्यूल वाले, बाकी 3 पोलर बॉडी किसी ना काम के होते हैं, तो उनमें उनका कोई भी काम नहीं होता, सही। अब यहाँ पर हो गया। अब F2 जनरेशन की अगर बात करें तो F2 जनरेशन के अंदर हमें टोटल पेयर कितने, 556, ये चीज हमने याद रखनी है, 556 पेयर्स है, सही, F2 जनरेशन के अंदर। अब जो टोटल जो पेयर मिले वो हमें इतने मिले हैं, उसमें से अब जो अलग अलग होंगी, देखिए किसी जो होगा तो ये क्या है, राउंड येलो के होंगे 315, राउंड ग्रीन होंगे 108, रिंकल येलो होंगे 101, रिंकल ग्रीन होंगे 32, सही। अब बच्चों ये क्या 2 न्यू फेनोटाइप्स है, 9:3, 3:1,
याद रखिएगा, इनका जो रेशियो होगा 9:3, फिर रेशियो क्या होगा 1 होगा। F2 जनरेशन के अंदर जब गैमेट की, अब देखो ऐसे ही नहीं ये फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें से गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स। अब उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होती है जब गैमेट्स बनते हैं। इसके 315, इसके 108, 100, ये न्यू फिनोटाइप्स, इनका रेशियो आपको बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, एक चीज का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, मेल है ये फीमेल है, सही, मेल है फीमेल है। अब देखो भाई, वो ये अगर ये वाली साइड अगर मेल की है तो ये वाली साइड किसकी होगी, फीमेल की होगी। अब यहाँ पर देखिए आर आर, ये आर आर वाई वाई, यहाँ पर भी आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे, इस कतार में भी ऐसे होगा, इस कतार में भी ऐसे होगा, चारों सेम ही होंगे। आर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या दो देखें यहाँ पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है, जब एलीज आप लोगों के पास डिफरेंट जीन के डू नॉट स्टे टुगेदर आर सेपरेट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि एलीज क्या हो, डिफरेंट जीन के हो, और वो डू नॉट स्टे टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ स्टे ना करते हो, इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट ना होते हो, जब जीन की क्या होती हो, फॉर्मेशन हो रही हो। ये चीज आपने याद रखनी है। इसको सिंप्लीफाई हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके अंदर भी आप काफी चीजें सीखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोग वहां पर भी क्या करेंगे, स्टडी आउट करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए इनहेरिटेंस ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चले मिलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई लॉ ऑफ डोमेन्स क्या होता है। लॉ ऑफ डोमेन्स देखा जाए तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये एक तरह की क्या होती है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो क्या होता है, एलील पार्टनर ऑन सेम जीन लोकस, यानी कि जो एलील के पार्टनर्स होते हैं उनका एक सेम जीन उनके लोकस के ऊपर, लोकस में क्या होता है, सेम जीन होता है, सेम जीन हो, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमेन्स। आपको समझ नहीं आएगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। एलील के जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे एक मेल है दूसरी फीमेल है, अगर सॉरी एक मेल है तो दूसरी फीमेल है, सही। उसके बाद एलील पार्टनर होंगे उनके एलील, और सेम जीन उनके क्या हो, लोकस में हो। जैसे कि एक पोजीशन होती है जीन के प्रेजेंस की, उसे हम लोकस कहते हैं। ऐसे अब देखो एक प्लांट है, अगर मैं एग्जांपल से आपको ये क्लियर करवा दूंगी। देखिए यहाँ पर प्लांट की हाइट है, प्लांट जो है, एक जो प्लांट है टी, जो कि डोमिनेंट रिजल्ट देगा। डोमिनेंट क्योंकि कैपिटल लेटर रखते हैं, उसका मतलब होता है कि वो टी लेटर कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। जैसे कि एक प्लांट की हाइट है टी, वो क्या है, टेल है, और दूसरी स्मॉल टी शो कर रहा है रेसेसिव कैरेक्टर को, जो कि थोड़ी देर के लिए रहेगा। डोमिनेंट वाला जो अमीर होगा वो उसे कुचल देगा, सही। ये जो रेसेसिव है ये बेचारा गरीब है। दोबारा वर्ड्स आ रहे हैं तो क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या, टी, टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल लेटर ये शो करते हैं। टी क्या है, टाल के लिए इस्तेमाल करे हैं, और जो स्मॉल टी है वो शॉर्ट के लिए, छोटा सा कैरेक्टर है, यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर है। हम क्या करेंगे इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, बात सारी ये कि हम क्या करने वाले हैं। अब टी क्या है, डोमिनेंट के लिए, यानी कि प्लांट टाल है उसकी हाइट में, और जो प्लांट है, और एक प्लांट जो है वो शॉर्ट है, सही। टी वाला क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी वाला यहाँ पर क्या है, शॉर्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर एलील है वो कंप्लीट डोमिनेंस है तो क्या होगा, अगर एलील जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो क्या होगा, अगर एलील जो है वो को डोमिनेंस है तो क्या होगा, उसके बाद ओवर डोमिनेंस है तो एलील क्या करेगा, मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, कंप्लीटली डोमिनेंस से क्या मुराद है, कंप्लीटली डोमिनेंस से ये मुराद है कि एक जो एलील है वो कंप्लीटली ही डोमिनेंट हो अदर एलील के, यानी कि वो एलील अपने जैसा ही हो, यानी कि जैसे जुड़वा बच्चे हो गए सेम, यानी कि क्या होंगे, कोई तो ऐसा होता है जैसे सेम ही शक्ल का होता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, कंप्लीटली एक दूसरे से डोमिनेंस होते हैं, आदतें डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उनमें एलील क्या होंगे, सेम। अगर मैं एग्जांपल की तरफ चलती हूँ,
ये 4 एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अभी कंप्लीट डोमिनेंट वन एलील इज कंप्लीटली, एक जो एलील है वो कंप्लीटली ही डोमिनेंट हो, जो अदर एलील जो वो बना रहा है, अपना बच्चा बना रहा है, ओवर जो हमारा ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्लियर हो जाए। इसे हम कहते हैं अदर देन एलील एलील, यही हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में कंप्लीटली डोमिनेंस कहलाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमेन्स। अब बात ये है कि भाई इनकम्प्लीट डोमेन्स क्या होता है, बच्चों याद रखिएगा। अभी मैंने फिनोटाइप आप लोगों को बताया था, फिजिकली अपीयरेंस आप लोगों को बताई थी, ये वाली चीज। अब फिनोटाइप एक हेटेरोजोगस इंटरमीडिएट होता है, यानी कि डिफरेंट एलील होते हैं यहाँ पर, टू होमोजोगस के हेटेरोगस क्या होते हैं इसमें इंटरमीडिएट होते हैं, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखें, एक जपीन का 4 ओ क्लॉक है, जपीन अगर कहा जाए। अब देखें इसका क्या है, एक रेड कलर ले रहे हैं और एक जो पेरेंट्स है वो व्हाइट फ्लावर ले रहे हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल ही होगी, सही जो बात है वही दोनों होंगे। उसके बाद क्या है, एक रेड फ्लावर है और दूसरा क्या है, व्हाइट फ्लावर है। अब जो रेड फ्लावर है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, मैंने आपको इतनी बार बताया है, जब भी कोई कैपिटल लेटर आते हैं उसका मतलब है वो कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, वो रहेगा, वो बहुत ज्यादा है। और जो व्हाइट फ्लावर है वो क्या है, रेसेसिव है, इस वजह से हम इसे क्या शो कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से इसे हम शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं, नीचे भी तो आऊंगी ना, उसके बाद बच्चों इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इनके सेक्सेस को फ्यूज करवाते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आर के साथ मल्टीप्लाई, फिर आर, ये क्या हो गए, हेटेरोजोगस हो गए, यानी कि ये क्या थे, डिफरेंट थे, इसका भी व्हाइट कलर था, इसका रेड कलर था, दोनों जब फ्यूज हुए तो हमें अलग जनरेशन दिखी, सेम जनरेशन नहीं आई, नहीं तो इसको डोमिनेट होना चाहिए था, रेसेसिव को तो इसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन इन दोनों डिफरेंट के मिलने के साथ साथ हमें एक डिफरेंट जनरेशन मिली है, यानी कि रेड फ्लावर था, रेड फूल था, उसका ये क्या डोमिनेंट कैरेक्टर था आर, फिर एक क्या था, व्हाइट फ्लावर था, जिसके क्या थे, स्मॉल लेटर थे, जो वो आपस में फ्यूज हुए तो हमें जो नई जनरेशन मिलेगी वो भी क्या होगी, हेटेरोजोगस मिलेगी, अलग सा कलर मिलेगा, पिंक फ्लावर। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी कि दोनों के मिलने से एक डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ ही नहीं, एक अलग सा कैरेक्टर अगर शो होता है उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद हम चलते हैं को डोमिनेंस की तरफ। अब को डोमिनेंस क्या होती है, इसे भी थोड़ा आप देखें। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास को डोमिनेंस क्या होता है। को डोमिनेंस में दोनों जीन जो हैं वो फुली इक्वली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, एक्सप्रेस हो जाएं और हेटेरोजोगस एक इंडिविजुअल हो, उसे सिंप्लीफाई हम को डोमिनेंस कहते हैं। सारा बताऊंगी, अभी सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल को देखें। अब देखो भाई, एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये शीला है, ये शिल्पा है और ये करीना है, सही। आप एग्जाम्पल ले लें, सही। ये क्या है हमारे पास, ये शीला है और ये क्या है, ये शिल्पा है और ये हमारे पास क्या है, करीना है, सही। ये शिल्पा, करीना या ये जो भी है। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास शीला है, शीला का जो हमारे पास जीन नंबर है वो है 30 और जो शिल्पा है इसका जो जीन नंबर है वो भी 30 है। फिर ये जो करीना है इसका जो जीन नंबर है वो भी 30 है। मैम फिर ये क्या होगा, चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। उसके बाद ये इसकी जो जीन है, जो शीला है उसकी जो जीन है वो M है और जो शिल्पा है उसकी जो जीन है वो क्या है, N है। उसके बाद जो करीना है उसकी जो जीन है वो LM और LN है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटी जीन, शीला की जो एंटी जीन है वो M है। उसके बाद शिल्पा की एंटी जीन है N। उसके बाद फिर अगर देखा जाए करीना की एंटी जीन क्या है, MN है। उसके बाद ब्लड ग्रुप को देखें, यहाँ पर जो शीला है उसका ब्लड ग्रुप M है और जो शिल्पा है उसका ब्लड ग्रुप N है। अभी जो उसका करीना बची बनी है वो क्या है, हमारे पास MN है। वैसे फीमेल फ्यूज होकर कोई जायगोट नहीं बनेगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। हाँ, तो यहाँ पर देखें MN, यहाँ पर क्या हो गया, MN ब्लड ग्रुप। अब मैम क्या हुआ यहाँ पर, तो जरा इसको तो देख ले। ये दोनों जीन जब इक्वली क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस हो जाए और हेटेरोजीनियस डिफरेंट इंडिविजुअल हों, उसको जैसे कि MN ब्लड ग्रुप। यहाँ पर देखो जो करीना थी उसका जो हमारे पास जीन नंबर था वो 30 था और जो करीना थी वो जो हमारे पास
करीना है, इसका अगर देखा जाए जीन तो क्या LM और LN है, तो इसमें एंटी जीन भी दोनों है और ब्लड ग्रुप 2 इंडिविजुअल चाहिए ना, एक इंडिविजुअल की थोड़ी चाहिए। जैसे कि शीला और शिल्पा, अब ये जो शीला और शिल्पा है इसका एंटी जीन भी एक है, ब्लड ग्रुप भी एक है, हमें तो 2 इंडिविजुअल चाहिए ना, ये हेटेरोजीगस इंडिविजुअल, तभी तो कोडोमिनेंस होगा। तो यहाँ पर जो करीना है वो बेस्ट एग्जांपल बन रही है। आई होप यू क्लियर। उसके बाद है ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस से क्या मुराद है, जब फिनोटाइप की जो एक्सप्रेशन है वो हेटेरोजोगस है, यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, वो स्ट्रॉन्गर उनका फिनोटाइप हो, वो फिर वो क्या हो, होमोजोगस। अब एग्जांपल सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब फ्रूट फ्लाई की आई कलर, अब हमारे जो घर है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारा जो घर है उसके अंदर क्या मक्खियां चल रही होती हैं। अगर उन मक्खियों की एग्जांपल हम लेना चाहें तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेड और जो व्हाइट कलर है। अब जो रेड है सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा ओवर डोमिनेंस क्या होता है, जो फिनोटाइप की जो एक्सप्रेशन होती है वो हेटेरोजोगस और स्ट्रॉन्गर हो, उनको जो फिनोटाइप क्या हो, होमोजोगस हो। ऐसा कि फ्रूट फ्लाई और आई कलर, अगर एक जो है, अगर एक मेल की बात करें और एक फीमेल की बात करें तो हमारे पास जो मेल है वो क्या है, रेड है उसका आइज का कलर, और जो फीमेल है उसकी आइज का कलर क्या है, व्हाइट है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ये जो मेल है ये यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसका क्या आर है, कैपिटल लेटर शो करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर को, और जो यहाँ पर भी आर है, यानी कि इसके पास जो हमारे पास मेल है वो भी क्या है, डोमिनेंट है, फीमेल भी क्या है, डोमिनेंट है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर जो एक नई जनरेशन बनेगी, डार्क रेड बनेगी, तो यहाँ पर ये फ्यूज हो रहे हैं, तो कुछ अलग सा नहीं मिल रहा। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोलता है कि दोनों जो फ्यूज होते हैं तो कोई अलग सी चीज मिलती है, सेम चीज नहीं मिलेगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके हिसाब से ये नहीं मिलेगी। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज का क्या कनेक्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट के साथ, ये चीज आपने देखनी है। अब जो जीन लिंकेज है, जीन लिंकेज वो जीन लोकेट करता है क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेट करे और इनहेरिटेट हो टुगेदर, साथ में, उसे सिंपलीफाई हम जीन लिंकेज। एक बार और बता रही हूँ, देखे मेरे बच्चे, जीन लिंकेज क्या होता है, जहां पर जीन लगा हो, जिस जगह पे जीन लोकेट हो वो उस क्रोमोसोम सेम इनहेरिटेट करें, उसे सिंपलीफाई हम साथ में, वो क्या है, जीन का एक तरह का लिंकेज है। एक बार और देख लें, ये फिजिकली एसोसिएशन होती है जीन के दरमियान में, जो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में, यानी कि जीन की एसोसिएशन होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एग्जांपल देंगे क्रोमोसोम में। ये क्या है, जीन है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर एक ए जीन है और एक बी जीन है। अगर ये दोनों आपस में करीब हैं, ये दोनों आपस में क्या है, करीब हैं, सही, क्लोज है आपस में, तो ये क्या है, लिंक जीन इसे हम कहेंगे। अगर कोई जीन है, एक वहां पर पाकिस्तान में बैठा है, दूसरा इंडिया में बैठा है भाई, तो कनेक्शन सही नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहाँ पर देखें ऐसे कैसे कनेक्शन होगा, कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें AO, तो इनके बीच में कोई लिंक जीन नहीं होगा। अगर एक दूसरे के करीब होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिंक जीन होगा। इस वजह से जो लिंक जीन है उसका इनवर्स में हम यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री आगे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, जीन लिंकेज, वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जितना ज्यादा जीन लिंकेज होगा, जितनी जीन आपस में क्लोजनेस होंगी, उतना ज्यादा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगा, कम आइडेंटिफाई होगा और कम चीजें बनेंगी। और जितनी ज्यादा ये जीन लिंकेज होगा ही नहीं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा चीजें बनेगी। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर, दो चीजों का आपस में मिलना। अब देखें प्रोसेस जिसके अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज करे, अपने क्रोमोसोम्स को होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है उसे अपने साथ क्या करें, एक्सचेंज करें, क्या करें भाई, चेंज करें, सही। प्रोसेस ऐसा जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज करे अपने क्रोमोसोम्स को, जैसा A और B आप क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या डिफरेंट हैं, इनके अंदर जो जीन्स है वो भी क्या है, डिफरेंट लगे हुए हैं। लेकिन डिफरेंट जीन जब आपस में क्रॉस करते हैं ना जिस जगह पर, उसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। आपस दोनों क्रॉस हुए, भले वो डिफरेंट नस्ल के हैं, लेकिन जब वो आपस में क्रॉस होते हैं तो उनमें एंटीजीन क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, मेल की फीमेल के पास चली जाती है और फीमेल की मेल के पास आ जाती है। यानी कि यहाँ बच्चे के अंदर कुछ नहीं गया, ऑफ स्प्रिंग के अंदर।
अब यहाँ पर देखें ये ए और बी है, हो गया ना भाई सही। जब ये दोनों मतलब के आपस में क्रॉस हुए तो एंटीजीन को इन्होंने क्रॉस कर दिया, दोनों को जब मिलाया तो उसके हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा। उसके बाद ये जो क्रॉस हो गए तो देखें मेल और फीमेल के पास क्या है, इनके जीन एक्सचेंज हो गए। इसको ही हम बोलते हैं क्रॉसिंग कवर। आई विल टेल यू अगेन, आई विल कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ फॉर ऑल द माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जीन लिंकेज के बारे में बता दूं। भाई जीन लिंकेज क्या होता है, जहाँ पर जीन लोकेट करे सेम ही क्रोमोसोम में, यानी कि जितनी ज्यादा वो फासले पर होंगी जीन लिंकेज वहां पर नहीं होगा, वो जितनी ज्यादा वो करीब होंगी उनके अंदर क्या होगा, जीन लिंकेज होगा। यानी कि जीन लिंकेज क्या इनवर्सली रिलेट करता है लॉ ऑफ डोमिनेंट एसॉर्टमेंट। जितनी ज्यादा जीन लिंकेज होगा लॉ ऑफ डिपेंडेंट एसॉर्टमेंट कम होगा, ये चीज याद रखनी। और जितनी ज्यादा लिंकेज होगा ही नहीं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट ज्यादा फॉलो होगा। उसके बाद है क्रॉसिंग कवर, दो चीजों का आपस में मिलना, और जो वो आपस में मिले तो वो अपनी जीन्स को क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे। अब यहाँ पर देखें ये ए और बी था, आपस में क्रॉस हुए, जिस जगह पे वो क्रॉस हुए हैं उसको हमने बोला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद जब ये आपस में मिल गए अपने एंटीजन को एक्सचेंज करेंगे, बोलेंगे भाई इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग कवर हो गई है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।